हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग की सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 90 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 91 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसे किस तरीके से लिखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि वास्तव में इसे कैसे लिखना चाहिए। आपका प्रश्न है, अनेक विदेशियों ने भारत में बसकर विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में उनकी भूमिका का विश्लेषण कीजिए। 200 शब्दों का था, 10 नंबर में पूछा गया। तो आपने उत्तर लिखा है, अधिकांश विदेशी भारत समाज के प्राथमिक उद्देश्य से भारत आए तथा यहाँ की स्थिति को देखकर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया, जो निम्नांकित हैं। फियर एंड्रयूज एक धार्मिक नेता थे जिन्होंने ब्रिटेन की अन्यायपूर्ण एवं नस्लवादी नीतियों को लेकर ब्रिटिश विरोधी जनमत को जागरूक करने का प्रयास किया। गांधी जी ने उन्हें दीनबंधु की उपाधि दी। एनी बेसेंट एक आयरिश नागरिक थीं जो एक प्रसिद्ध थियोसोफिस्ट समाज सुधारक राजनीतिक मार्गदर्शक थी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने स्वशासन की मांग को लेकर 1915 में होम रूल लीग की स्थापना की। मैडलिन स्लेड एक ब्रिटिश नागरिक थीं। ये गांधी जी के सामाजिक राजनीतिक अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लिया। इन्होंने खादी और सत्याग्रह को बढ़ावा देने के लिए देश भर में यात्रा की। सत्यानंद स्टोक्स एकमात्र ऐसे अमेरिकी नागरिक थे जिन्होंने 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में भाग लिया तथा देशद्रोह के जुर्म में 6 महीने के लिए जेल भी गए। मीरा अल्फोंस एक फ्रांसीसी महिला थी जो श्री अरविंदो से जुड़ी थी। उन्होंने महिलाओं को आंदोलनों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। सिस्टर निवेदिता ये आयरिश महिला थी। इन्होंने स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। इन्होंने भारतीय महिला स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने को प्रेरित किया। कैथरीन मैरी हेटमैन, इन्हें सरलाबेन नाम रखने की सलाह गांधी जी ने ही दिया। इन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जेल गई व्यक्तियों परिवारों की मदद की। नलिनी सेनगुप्त अंग्रेज महिला थी जिन्होंने बहिष्कार और असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। इनमें से एनी बेसेंट और नलिनी सेनगुप्ता तो कांग्रेस के अध्यक्ष पद तक पहुंची। अतः और भी कई विदेशी व्यक्ति जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुमूल्य योगदान दिया। देखिए, आपने इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल ऐसे लिख दिया है जैसे जब हम ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं या हम जब क्लास 12 में होते हैं तो उसमें हेडिंग वाइज हम लिख देते कि अच्छा फला पर्सन थे तो उन्होंने ये काम किया, फला पर्सनैलिटी थी तो उन्होंने ये काम किया। आपको यूपीएससी में ऐसे प्रश्न नहीं लिखने हैं, मेरा ये मानना है। ऐसा क्यों नहीं लिखना है अभी हम आपको बता देंगे, आप खुद समझ जाओगे कि हाँ हमने क्यों इतनी बड़ी गलती की। देखिए, जब आपने ऐसा लिखा, क्लियर, तो आपने वास्तव में भूमिका को और व्यक्तित्व को एक साथ मिला दिया। जबकि आपसे क्या प्रश्न पूछा है कि व्यक्तित्व और भूमिका अलग अलग, अर्थात आप पहले ये बता दो कि कौन कौन से लोग थे, फिर उन लोगों ने किस तरीके से नेशनल मूवमेंट को प्रभावित किया और उनका जो प्रभाव था कितना सकारात्मक था और कितना नकारात्मक था। क्लियर, इससे उसका विश्लेषण हो जाएगा। साथ ही जब आप इस प्रश्न को ध्यान से देखोगे तो काफ़ी अच्छे कोडेड वर्ड हैं। अगर उन कोडेड वर्ड पे आपने ध्यान दे दिया तो ये प्रश्न बड़ा अच्छा बन जाता है। उस चीज़ पे हम अभी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपके कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। आपने जैसा कि लिखा है, देखिए, जैसे कि आपने यहाँ पे ये वर्ड यूज किए हैं ना, यहाँ पे जैसे आपने ये सारी चीज़ें लिख तो दी, कैथरीन की, नलिनी सेनगुप्त की, सब कुछ आपने लिख दिया, लेकिन आपने विश्लेषण कहाँ किया है, अर्थात आपने भूमिका कहाँ लिखी इनकी। आपने यहाँ पे बस सामान्य परिचय दे दिया, जैसे कि विकिपीडिया से परिचय दे दिया जाता है कि हाँ नलिनी सेनगुप्त कौन, तो W5H1 के तहत हमने बता दिया। ऐसा नहीं करना है आपको। क्लियर, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, मैंने आपको आपके प्रीवियस पार्ट्स में ये बताया था कि आप इन लोगोस का उपयोग बिल्कुल भी मत करें। दूसरी बात, आइंदा से आप जब भी आंसर चेक कराएं तो यहाँ पर दोनों तरफ लाइन होनी चाहिए और इन लाइन के बीच में ही आप आंसर लिखें। आप अभी तक पहले से ये करते थे, लेकिन आप पिछले 2 आंसर में नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे मुझे नहीं पता, लेकिन आप इस चीज़ को करें कि आप लाइंस के अंदर ही लिखें और इन वर्ड्स को हटा दें।
यहाँ पर आप नंबरिंग कर लें, लेकिन वाओ इस क्वेश्चन में तो नंबर कर भी नहीं सकते हो। क्लियर? तो आप नंबरिंग कर सकते हो। समझ गए? चलिए, अब हमने ये चीज़ें तो आपकी देख ली। इतना आपको ऐसे नहीं लिखना है इस प्रश्न का उत्तर, कैसे लिखना अभी हम बताते हैं। अब हम पहले इसको कोडेड करते हैं, इस कोडेड प्रश्न को इनकोड करते हैं। और जब इनकोड करेंगे तो हमें वास्तव में बड़ा अच्छा लगेगा कि अच्छा इस प्रश्न में ये चीज़ पूछी है, और आप अपने आप आंसर लिख दोगे। कोड में पहला वर्ड क्या है? अनेक विदेशियों। यहाँ पे ना तो महिला का जिक्र है ना पुरुष का, अर्थात विदेशियों में पुरुष भी आएंगे और महिलाएं भी आएंगे। एक चीज़ तो ये क्लियर हुई। भारत में बसकर, अर्थात विदेशों में नहीं, इंडिया में आकर। क्लियर? विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया। विभिन्न आंदोलनों का मतलब न केवल गांधीवादी आंदोलन, न केवल राष्ट्रवादी आंदोलन, बल्कि सामाजिक सुधार आंदोलन भी। क्लियर? समझ गए? फिर आता है, ये तो एक पार्ट हो गया। अब है भारतीय स्वाधीनता संग्राम में, अर्थात उन्होंने जिन आंदोलनों में भाग लिया उन आंदोलनों में उन्होंने क्या किया, उसे अब आपको दूसरे पार्ट में बताना है कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम में उन्होंने क्या योगदान दिया, और जब उन्होंने योगदान दिया तो उसका सकारात्मक क्या इम्पैक्ट पड़ा, नकारात्मक क्या इम्पैक्ट पड़ा, अर्थात क्या उनके जो मत थे वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं के साथ सम्मिलित थे या फिर भारतीय नेताओं के साथ से विलग थे। समझ गए? ये चीज़ आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर देनी है, तो आपका ये प्रश्न का उत्तर काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए? अब प्रश्न ये उठता है कि साहब आपने बता तो ऐसे दिया कि अनेक विदेशी और ये सारी चीज़ें, अब ये भी बता दो कि विदेशी आखिरकार कौन थे, उनके नाम बता दो, उन्होंने कैसे विभिन्न आंदोलनों में पार्टिसिपेट किया, उन्होंने कैसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका निभाई, क्या आप ये बता सकते हो? तो बिल्कुल हम आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे ताकि आप अगली बार इसके प्रश्न के उत्तर को और बेहतर से लिख सकें। और जब अनेक विदेशियों की बात आई तो अनेक विदेशियों में आप क्या कर सकते हो? पुरुषों की अलग कैटेगरी और महिलाओं की अलग कैटेगरी अभी हम बता रहे हैं। अभी लिखना कैसे ये भी हम बताएंगे। अभी तो हम बस एक एक वर्ड को इनकोड कर दे रहे हैं। समझ गए? ताकि आपका एक विज़न डेवलप हो जाए कि अच्छा इतने पॉइंट हमें पता होने चाहिए। तो आप जब पुरुषों की बात करते हो और आप जब महिलाओं की बात करते हो तो आप देखते हो कि पुरुषों में कौन आते हैं? मैक्स मूलर आता है, वॉरेन हेस्टिंग आता है, विलियम जोन्स आता है, हेनरी विवियन ड्यूरेजी आता है, एलन ऑक्टेन ह्यूम आते हैं, जॉर्ज यूल आते हैं, सीएफ एंड्रयूज आते हैं, सत्यानंद स्टोक्स आते हैं। क्लियर? इतने सारे पुरुष हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाई। आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा सर वॉरेन हेस्टिंग ने कौन सी भूमिका निभा दी। तो आपको पता हो कि वॉरेन हेस्टिंग के ही शासनकाल में उसी ने तो लोगों को प्रमोट किया था। जब आप प्राच्यवादी और आंग्लवादी विमर्श पढ़ते हो तो वहाँ पे क्या था कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने भारतीय धर्म ग्रंथों को अनुवाद को प्रमोट कराया, जिससे लोगों को भारतीय संस्कृति के बारे में पता चला और उनके अंदर राष्ट्रवाद की एक भावना जगी। तो अप्रत्यक्ष रूप से तो उसने भी भूमिका निभाई। क्लियर? तो आप इतने सारे नाम आपने देख लिए। क्लियर? अब बात करते हैं महिलाओं की। आखिरकार महिलाओं में कौन सी थी? तो आप देखोगे, हालांकि इसमें मैंने क्रम नहीं किया महिलाओं में, तो आप समझ सकते हो। फिलहाल मैं कोशिश करूंगा कि जैसे सिस्टर निवेदिता की आप बात करते हो, आप मार्गरेट नोबुल की बात करते हो जिनको भगिनी निवेदिता ही कहते हैं, अर्थात विवेकानंद की जो शिष्या थी। आप मैडलिन स्लेट की बात करते हो जिनको बाद में मीराबेन के नाम से गांधी जी संबोधित करते हैं। आप म्यूरियल लिस्टर की बात करो, म्यूरियल लिस्टर जिसके लिए गांधी जी आप कह सकते हो जब गोलमेज सम्मेलन में गए थे पार्टिसिपेट करने, तो किंग्सवे हॉल जहाँ पे रुके थे वहाँ पे ये भी थी साथ में। क्लियर? आप नलिनी सेन गुप्ता की बात कर सकते हो जो कि कांग्रेस की अध्यक्षा रही हैं। क्लियर? तो आप एनी बेसेंट की बात कर सकते हो। इतनी सारी विदेशी महिलाओं का आप जिक्र कर सकते हो। समझ गए? तो आपको ये पॉइंट तो मिल गए कि भाई पुरुष कौन से थे, महिलाएं कौन सी थी। अब आपको ये पता हो कि मैक्स मूलर ने क्या किया, भारतीय प्राचीन इतिहास के बारे में लिखने की कोशिश की और भारतीयों को बताने का प्रयास किया कि यार तुम्हारे यहाँ की जो सभ्यता और संस्कृति कितनी मजबूत थी। क्लियर? वॉरेन हेस्टिंग्स का आप देख सकते हो। विलियम जोन्स ने क्या किया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। हेनरी विवियन डेरोजियो ने क्या किया, यंग बंगाल आंदोलन चलाया जो कि सामाजिक सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका थी। एलन ऑक्टेन ह्यूम ने क्या किया, सभी क्रांतिकारी और सभी सामाजिक संस्थाओं को एक साथ में मिलाकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया।
जो कि राष्ट्रवाद का एक प्रतीक बन गई। आप जॉर्ज यूल को देख सकते हो कि किस प्रकार उन्होंने अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में पार्टिसिपेशन करके ये दर्शाने का प्रयास किया जो कांग्रेस है वो सबके समतावादी व्यवहार को दर्शाती है। आप CF एंड्रूज को देखते हो कि कैसे वो गांधी के साथ सविनय असहयोग आंदोलन में साथ में मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं। आप सत्यानंद स्टोक्स को देखते हो किस प्रकार वो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एकमात्र अमेरिकी होने का गौरव प्राप्त करते हैं और ब्रिटेन की नीतियों की आलोचना करते हैं। अमेरिकी वर्ड मैंने क्यों बोला, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका और ब्रिटेन की टसल रहती है। क्लियर। फिर आप देखोगे महिलाओं में एनी बेसेंट, वास्तव में ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्यता थी, लेकिन भारत में आकर इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की। आप मार्गरेट नोबल को देखोगे कि विवेकानंद के जाने के बाद उन्होंने रामकृष्ण मिशन को किस तरीके से भारत में प्रमोट किया, समझ गए। आप मैडलिन ग्लेन को देखोगे किस प्रकार महात्मा गांधी के साथ मिलकर चरखा, अहिंसा और कई सारी महिलाओं को नारी संघ में लाने का प्रयत्न किया। आप म्यूरियल लिस्टर को देखोगे कैसे दांडी मार्च या भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी का सहयोग करती हैं, समझ गए, या रचनात्मक कार्यों में। ऐसे आप इनका जिक्र कर सकते हो। नन्ही सेनगुप्त को आप देखोगे कि कैसे कांग्रेस के अधिवेशन में अपनी मुख्य भूमिका निभाती हैं। ये सारी चीज़ें क्या थी, ये सारी चीज़ें थी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम केवल भारत के लोगों के द्वारा ही संचालित नहीं था, बल्कि कई सारे विदेशियों के द्वारा भी संचालित था, और ख़ास तौर पर मात्र देश के उन व्यक्तियों के द्वारा भी संचालित था जो कि उस देश की शोषणकारी, दमनकारी और नस्लवादी नीतियों का विरोध कर रहे थे, जिसने कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अहम भूमिका निभाई। क्लियर। तो आप ये देखिए, किंतु इसका जो दूसरा पक्ष है, किंतु गहराई से देखें तो ये जितनी भी महिलाएं थीं, पहली बात तो इनमें से किसी भी महिला ने क्रांतिकारी आंदोलनों की महिलाओं का या क्रांतिकारी आंदोलन का समर्थन नहीं किया। क्लियर। दूसरी चीज़, कई बार एनी बेसेंट जैसी महिलाओं ने कांग्रेस की नीतियों की आलोचना की, अर्थात भारत के राष्ट्रीय तबके की नीतियों की आलोचना की, खासतौर पर बहिष्कार का विरोध किया, मॉन्टेस्क्यू चम्सफोर्ड रिपोर्ट का समर्थन किया, असहयोग आंदोलन वापस लेने पर उसका भी एक तरीके से क्रिटिसिज्म किया। क्लियर। तो आप ये देख सकते हो, यानी कि हम ये कहें कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल विदेशी महिलाओं ने केवल और केवल भारतीयता को ध्यान में रखकर, या कह सकते हो कि भारत की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर पूरी तरह से अपने मत को अभिव्यक्त किया, ये सही नहीं है। कई स्थानों पर उन्होंने मतभेद भी दर्शाए, हालांकि उनका किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन के व्यक्तित्व या नेता से मनभेद नहीं था। क्लियर। आप ये देखो, जब भी आप मतभेद वर्ड यूज किया करो ना, तो वहाँ पे मनभेद शब्द को जरूर ले आया करो, क्योंकि एग्जामिनर को लगेगा अरे वाह, आप कितने समझदार हो कि मतभेद तो हो सकते हैं विचारों में, लेकिन मनभेद नहीं हो सकते। यही चीज़ जब आप को हमने पढ़ाई थी गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बारे में विचारों को लेकर, आप मॉडर्न इंडिया की आंसर राइटिंग सीरीज की प्रीलिम प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी हमने बताया था कि किस प्रकार दोनों में मतभेद तो थे स्वतंत्रता को लेकर, लेकिन मनभेद नहीं था। तो वही चीज़ आप यहाँ पे भी दर्शा देंगे तो आपका उत्तर एक अलग दिखेगा। क्लियर। जब आप ये सारी चीज़ें बता देते हो, फिर आता है निष्कर्ष। तो आप लिख सकते हो कि निष्कर्षता कहा जा सकता है कि न केवल कई सारे विदेशी पुरुषों ने, न केवल भारतीय गवर्नर जनरलों ने, बल्कि कई सारी विदेशी महिलाओं ने भारत में रहकर भारतीयता को या भारतीय संस्कृति का वाहक बनकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। ये लाइन एक अद्भुत होती है, ये आपके मौलिक चिंतन पे आधारित होती है, और इससे एग्जामिनर समझ जाता है कि आप इंडिया के आइडिया को, आप इंडिया की डाइवर्सिटी को, इंडिया की इंटीग्रिटी को, और आप न्यू इंडिया के फीचर को एडॉप्ट किए हो। क्लियर। और इससे वो आपकी दूरदर्शी वाली छवि को समझ जाता है। समझ गए। तो आप समझ गए कि वास्तव में आपको इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है और कैसे इसको एक तरीके से सामान्य रूप से लिख देना है। अब बात आती है कि जो मैंने अभी शुरू की इसमें एक बात नहीं बताई थी कि आपको शुरू से कैसे लिखना है। तो आप ऐसे लिखोगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में न केवल भारतीयों ने बल्कि कई सारे विदेशियों ने मिलकर सहयोग प्रदान किया। फिर वो चाहे पुरुषों की बात हो तो ये, महिलाओं की बात हो तो ये, ठीक है। इन्होंने
कई सारे आंदोलनों अब डालते जाओ, चाहे वो हेनरी विवियन डेरोजियो का आप बता सकते हो कि आंदोलन क्या था, आप बता सकते हो कि किस प्रकार विलियम जोन्स की एशियाटिक सोसाइटी थी, आप बता सकते हो ह्यूम का, मतलब ये सारी चीज़ें आप जिक्र कर दो। और जब जिक्र करो तो बेसिकली एक ही पैरा में इन सबको लिख दो, लगभग इतने पैरा में आपका यहाँ तक में ये सारी घटनाएं पुरुष और महिला आ जाएंगे। क्लियर। अब जब इतने में आपने लिख दिया तो आप फिर इनका एनालिसिस करने लगो, और एनालिसिस करने के बाद फिर जब आप निष्कर्ष दोगे तो यहाँ तक में आपका निष्कर्ष कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। तो उम्मीद है आपको न केवल ये प्रश्न समझ में आया होगा, बल्कि आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें पता चली होंगी, कई नए पॉइंट्स, कई नई पर्सनालिटी के बारे में जानकारी मिली होगी जो कि सामान्य तौर पर किसी पुस्तक में आपको नहीं मिलेंगी। साथ ही हमने इस प्रश्न को पहले भी डिस्कस कर लिया था, आप जाकर प्लेलिस्ट में मॉडर्न इंडिया की देख सकते हैं। इसके अलावा इससे पहले हमने महिलाओं पे एक डिस्कस किया था, विदेशी महिलाओं पे डिस्कस किया था, कई सारे टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आप अगर ये सारे कंपाइल करके एक साथ देख लेंगे, 3 से 4 वीडियो हैं, तो इस विषय पर आपके पास काफ़ी ज़्यादा पॉइंट हो जाएंगे। क्लियर। तो मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।